कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्तेहाद किया है और जल्द ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस के इस इत्तेहाद में महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी नहीं है। फिलहाल इससे साफ है कि वो अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी। क्या इससे इंडिया अलायंस को नुकसान होगा, ये भी सवाल है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से राम माधव को असेंबली इलेक्शन की जिम्मेदारी दी है। ये वही राम माधव है जिन्होंने 2014 चुनाव के बाद बीजेपी पीडीपी की सरकार बनवाई थी। अब देखना होगा कि क्या राम माधव पर बीजेपी का भरोसा वोटों में तब्दील होगा या फिर 370 और 10 महीनों से लगातार बिना सरकार के रही आवाम वोट के जरिए से अपना जवाब देने के लिए तैयार है। तो 10 साल से सरकार आवाम को वोट का जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई वो इस बात को साबित करती हैं कि आवाम वोट की ताकत को समझ चुकी है। तो इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर ही चर्चा करेंगे। तो कवायद तेज हो चुकी है, असेंबली चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सुगबुगाहट भी तेज है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि किस तरफ अब जो रुख है असेंबली चुनावों का वो जाता हुआ नजर आएगा। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के जम्मू से, और साहिल शर्मा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है जम्मू से। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। साहिल शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दौरा करके लौटे हैं, किस तरह का दौरा रहा और क्या वाकई जोशो खरोश भर पाए वो कारकुनों में? बिल्कुल मैम, बहुत ही जबरदस्त जो था वो दौरा रहा राहुल जी और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का। और उन्होंने जम्मू का भी दौरा किया और उन्होंने कश्मीर का भी दौरा किया। उन्होंने वहाँ वर्कर्स के साथ मीटिंग की, कार्यकर्ताओं के साथ, लीडर्स के साथ जो है वो मंत्रियों की चुनावों को लेकर। इसके बाद आप लोगों ने देखा है। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। अभिजीत जसरोटिया जी, आपसे भी लेना चाहेंगे कितनी तैयारियां हैं बीजेपी की और क्या राम माधव पर इस बार भी दांव लगाना सही रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जिस तरह से कल कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, पहले ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि अपनी सरकार बना लेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपनी बना लेगी, लेकिन अब एक दूसरे की इनको जरूरत पड़ी। और जिस तरह से बाकी गठबंधन में भी इनको बैसाखियों की जरूरत कांग्रेस को यहाँ पर रहती ही है। अगर आपको याद होगा, जब राहुल गांधी जी ने भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा की थी तो उस समय भी इनको यहाँ पर जरूरत पड़ी थी नहीं 2-3 पार्टियों की बैसाखियों की, वरना उसके बिना तो शायद यहाँ भीड़ ना जुटा पाते। लेकिन हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल मजबूरी भी है, और पॉलिटिकल मजबूरी के चलते जिस तरह से कल राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के यहाँ पर बयान रहे, वो बड़े, मुझे लगता है बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान रहे सारे के सारे। जिस तरह से वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे और बात कर रहे थे कि मेरा जम्मू कश्मीर के साथ खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने का रिश्ता जरूर है कांग्रेस का। और हमें भूलना नहीं चाहिए, सन 87 से पहले का कश्मीर अमन, सुकून, सुख, चैन वाला कश्मीर, और उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अगर आप उससे पहले के सभी थानों की पुलिस रिपोर्ट्स निकालकर देखते तो किसी थाने में कभी कोई अप्रिय घटना की कभी कोई रिपोर्ट ही नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी खबर क्या होती थी, किसी के कुत्ते ने किसी को काट लिया या कभी कोई गलती से चाकू निकल गया। और उसके बाद 87 के बाद जो यहाँ पर लहूलुहान किया गया जम्मू कश्मीर को, केवल और केवल बूटा सिंह के एक फोन के ऊपर और फारूक साहब के कहने के ऊपर, उसके बाद जो यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। तो ये मुझे लगता है यही एक रिश्ता है जो कांग्रेस का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। और जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान यहाँ पर रहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में क्लियर कर दिया था कि जितना कुछ भी 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ है, भले वो वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज को 60-70 साल बाद उनके मालिकाना हक मिल रहे हैं जमीन के, वाल्मीकि समाज को 30 साल की उत्पीड़ना का जवाब मिलके उनको यहाँ की नागरिकता दी जा रही है, यहाँ की बच्चियों के साथ जो नाइंसाफी होती रही, इन सब के ऊपर जो है उनको कहते हैं कि सभी के सभी वापस कर दिए जाएंगे। एसटी का जो हक है वो भी हम वापस छीन लेंगे, एससीज का वापस छीन लेंगे, पहाड़ियों को जो हक दिया गया है वो वापस छीन लेंगे। ये कांग्रेस के मंसूबे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर आप देखें, उनके मैनिफेस्टो से, इनके गठबंधन का आपके सामने। तो आज जम्मू कश्मीर के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि किस तरह के षड्यंत्र लेकर यहाँ पर आए हैं राहुल जी। हम लोगों को जो इंसाफ मिला है 50-60 साल का, उसके बाद क्या हमें इसका ये नतीजा देगी कांग्रेस के जो जुल्म व सितम आपने 60 साल से हमारे ऊपर किए हैं और पिछले 5-6 सालों से हमें जो निजात मिली है, आज फिर से कांग्रेस वो दोहराने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए 10 साल के लंबे वक्फे के बाद चुनाव हो रहे हैं, हालात बदल चुके हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी एक पार्टी के लिए बहुमत पाना मुश्किल होगा, इसीलिए अलायंस की भी जरूरत है? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अलायंस नहीं करती है, अकेले ही दम पर चुनाव लड़ती है?
देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये नहीं कह सकते कि 10 साल से यहाँ चुनाव हुए। 10 साल से यहाँ वो चुनाव हुए जो आजादी के बाद आज तक नहीं हुए। इसके अंदर डीडीसी, बीडीसी, जिसका मतलब ही नहीं पता था यहाँ पे विधानसभा लोगों को क्या चुनाव की होता है। बात हो रही है तो जी। विधानसभा नहीं, मैं 10 साल अगर वो किसी को भी कहे तो पहले किसी भी चीज का, जो मैं बार बार आपके चैनल पर कहता हूँ, भले वो जमहूरियत का मंदिर है या मस्जिद है, उसकी नींव होती है पंच सरपंच, उसके ऊपर बीडीसी डीडीसी की दीवारें खड़ी होती है और फिर छत एमपी और एमएलए के चुनाव की होती है, जो आपके सामने होना तय है। तो यहाँ पर अगर ये चीजें कहना, अगर कांग्रेस को इस तरह से लगता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है, तो गुपकार के गलियारों में बैठकर इन्हें कसमे वादे खाकर भी देख लिया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो अभी भी आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी अकेली यहाँ पर सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, लोकसभा चुनावों का जिक्र किया जा रहा है कि हाल ही में वही चुनाव हुए हैं और चूंकि कश्मीर में बीजेपी ने उतना दमखम नहीं दिखाया था, जम्मू में खासा असर रसूख देखने को मिला। तो क्या अब किन मुद्दों की बुनियादों पर, किन बातों को लेकर जमीनी सतह पर बीजेपी उतरेगी कि जो कश्मीर की सीटें हैं वहां पर भी अच्छी बढ़त बनाई जाए? देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात आती है। बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो पिछले 5-6 सालों में इतना कुछ है जो लोगों के बीच में लेकर जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सिर्फ 370 की और कुछ है नहीं जिसकी वो बात कर सके लोगों से। हम आईआईटी, आईआईएम, एम्स की बात करेंगे, हम कौमी शहरा के ऊपर जो 8 टनलें बनी है जिसके कारण आज 3 घंटे में आप जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू पहुंचे हो, उसकी बात करेंगे। हम जो हमारे यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज और जम्मू के एयरपोर्ट का जो एक्सटेंशन हुआ है, श्रीनगर के एयरपोर्ट के ऊपर जो काम हुआ, हम उसकी बात करेंगे। हम G20 जैसे इवेंट्स की बात करेंगे। हम 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी की बात करेंगे। जो आम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ उसकी बात करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के चलते जो नौकरियां लोगों को दी जा रही हैं, और पूरी नौकरियां, वो 500-700 रुपए वाला खिलवाड़, 20-20 साल वाला डेली वेजर वाला हमने नहीं किया है। हमारे पास तो बहुत कुछ है लोगों के बीच में जाने के लिए, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या है, जरा वो बता दीजिए। वो तो अपने मैनिफेस्टो से जो लोगों को, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज को, पीओजे केस को, वाल्मीकि समाज को, बच्चियों को, महिलाओं को जो हक मिले वो भी छीनने की फिराक में है। ये जरा अपना मंसूबा। लेकिन अभिजीत जी, हालांकि आप बीजेपी की तरफ से कई कवायद देखने को मिली हैं कि जो सरकार की तरफ से चीजें की जा रही हैं, तरक्की की राह पर लेकर आया जा रहा है, लेकिन जितनी भी मकामी पार्टियां हैं, आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया, एनसी का जिक्र किया, पीडीपी का, वो लोग तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कुछ बदलाव हुआ है। उनका कहना है कि बदहाली की कगार पर लेकर आया गया है, महज 370 हटा देना काफी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। कैसे इन इल्जामों का मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है, लोगों को बताना होगा। देखिए, अगर मुझे अनुमति दी और अगर मेरे कांग्रेस के सहयोगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बुरा ना मनाए, तो मैं एक फ्रेज के साथ समझाना चाहूंगा। कुछ लोग होते हैं सावन के अंधे, कुछ बेचारे पतझड़ में अंधे हुए होते हैं। ये जो पतझड़ के अंधे थे, इन्हें पतझड़ ही दिखाई देगी। इन्हें थोड़ी ना दिखाई देंगे 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी, इन्हें थोड़ी ना G20 दिखाई देगा। इन्हें क्यों तरक्की दिखाई देगी? इनको इसलिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि 60-70 साल तक तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं यहाँ पर। तो अब जब लोगों को सब चीजें मिली, अभी अब जोजिला टनल का भी आप देखिएगा सितंबर महीने में। इस साल हमारा लद्दाख जो है वो आजादी के बाद, रादर जब से लद्दाख है तब से अब मुझे लगता है पहली बार है कि सर्दियों में भी रास्ता खुला रहेगा। तो ये कभी ये सोच भी सकते थे? सपने में इतना कुछ किया गया, लोगों के लिए किया गया सब कुछ। तो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो जान की सलामती, कि अगर किसी का वालिद, किसी का बच्चा, किसी का कोई भी अगर घर से बाहर निकलता है, कम से कम सुरक्षित अपने घर पे बाहर पहुंचता है। और 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो कब्रों में दफन हैं, उसका हिसाब किताब इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, कश्मीर के, जम्मू के लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव का जिक्र एक बार फिर से करना चाहूंगी, क्योंकि 2 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 एनसी के खाते में भी गई। तो क्या यहाँ पर एनसी और कांग्रेस मिलकर अगर और भी पार्टीज जुड़ती हैं तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की होगी? देखिए, जो भी आपका कंपटीटर है, वैसे मैं प्रतिपक्ष वाले मानता हूं, तो कभी भी किसी को कम तो नहीं समझना चाहिए। इनका अपना है, ये लोग काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्य के ऊपर, सब लोगों के विकास के ऊपर काम करती है। हमारे लिए सर्वप्रथम देश है, उसके बाद पार्टी लास्ट में अपना आता है। अपने इतनी मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर हम लोग अपना कार्य करते जाएंगे। जम्मू कश्मीर को जो नया जम्मू कश्मीर हम लोगों ने जो बनाकर दिया है, उसके ऊपर हम अग्रसर हैं और हम चाहते हैं कि हर एक इंसान को वो पूरी मूलभूत सुविधाएं जो पिछले 60-70 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिली, और जहां तक जम्मू के लोगों का एक भेदभाव करते, जम्मू के लोगों के साथ हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया था, वो जो हमने किया है हर चीज के अंदर, हम उसी के ऊपर ही लोगों के बीच में जाने के लिए तत्पर है। बाकी आने वाला समय आपके सामने हो जाएगा, कौन किसके साथ कहां खड़ा होता है, किस तरह की सरकार बनती है। लेकिन इतनी चीज लेकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के बिना यहाँ सरकार बनाना असंभव है।
बिल्कुल दावे और वादे सभी के हैं और वहीं लेकिन जिस तरह से देखा जाए, कल आपने देखा भी होगा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से भी शुरुआत की थी कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया बीजेपी पर कि आप नफरत को बढ़ावा देते हैं और पीएम पर निशाना साधा कि मोहब्बत की दुकान ने कहीं ना कहीं पीएम को भी पीछे छोड़ा है। तो क्या ये मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोलने में कामयाब हो गए तो बीजेपी क्या करेगी? देखिए, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान देखिए। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान वेस्ट पाक और पीओजे के रेफ्यूजीज का हक छीनने लगी है। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान जो हमारी बच्चियों को इंसाफ मिला वो उनसे छीनने के फिराक में है। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान जो 35 साल से वाल्मीकि समाज को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने केवल अपनी गंदगी साफ करने के लिए रखा था, उनके बच्चे पीएचडी करने के बाद भी गंदगी साफ किया करते थे। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान फिर से उनसे वही काम करवाना चाहती है। तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान हमने अच्छी तरह से देखी हुई है। पूरे देश में जिस तरह की अराजकता राहुल गांधी जी की पार्टी ने फैला रखी है कि देश को बांटते जाएं, संप्रदायों में बांटते जाएं, धर्म के नाम पर बांटते जाएं, केवल और केवल हमें सत्ता चाहिए। तो जिस सत्ता के अहंकार में आज कांग्रेस डूब चुकी है, तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जब आपने बैसाखियों पर 2024 के चुनाव लड़े, सबकी सहायता लेने के बाद, मदद लेने के बाद, गुहार लगाने के बाद आप केवल और केवल 99 पे पहुंच चुके। 3 डिजिट आपको तब भी नहीं मिली। और अगर बचपन में आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा तो 99 पे जो सांप बैठा है वो इन्हें काट के 4 और 5 पे ले आएगा और अगली बारी सिंगल डिजिट की पार्टी आपको नजर आएगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि राहुल गांधी जी के उनकी पार्टी के मंसूबे क्या हैं। देश को वो खंड खंड करना चाहते हैं और हम अखंड करने की बात करते हैं। बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह से देखा जाए, चुनाव बेहद दिलचस्प यहाँ पर होगा और एक अलग ही अलायंस बनाने की कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी जो है कि पीडीपी उसमें शामिल नहीं हुई है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो अलायंस अभी बना है कांग्रेस, सीपीआईएम और एनसी का, उसमें पीडीपी खेल बिगाड़ सकती है और फिर बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, या फिर बीजेपी भी कोशिश करेगी कि किसी पार्टी के साथ मिलकर अलायंस बनाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पीडीपी को तो कम से कम सबक लेना चाहिए पिछली बारी के चुनावों से। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव उससे सबक लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती साहबा ने पूरी कोशिश की थी कि उस इंडी अलायंस की बस में चढ़ा जाए, लेकिन उमर साहब और राहुल गांधी जी ने उन्हें बिल्कुल सिरे से नकार दिया। वो अगली खिड़की से चढ़ती थी, उन्हें पिछली खिड़की से नीचे उतार दिया जाता था। तो उनको पता होना चाहिए, अगर फिर भी वो उनके साथ जाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती है, तो उनके लिए उनके सामने ही सब कुछ है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारा अगर आप पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबसे बड़ा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का था। और यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो 2-2 सीटों पर लड़ी, सब बैसाखियों के बावजूद भी लाखों वोटों से हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, ये मैं आपको श्योरेंस दे सकता हूँ। वहीं आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज होगा? हालांकि आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाने की कवायद की जाएगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ पर कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं आपको 20 सीटों पर ही समेट दिया जाए, चाहे अलायंस हो या ना हो। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। उतरना मजबूती के साथ ही चाहिए। हाफ हार्टेड कोई भी बैटल नहीं लड़नी चाहिए। कांग्रेस को हम शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए, लेकिन कम से कम कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है पुराना वाला, और आप जो करेंगे, आप करेंगे झूठ की राजनीति। आप लोगों के बीच में झूठ लेकर जाएंगे, आप लोगों को कहेंगे 370, आप लोगों को कहेंगे जिसके ऊपर अभी भी आप बयान देने से परहेज कर रहे हैं। आप लोगों जो आपके गठबंधन की सरकार है वो लोगों से हक छीनने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हक जो दिलवाए हैं उसकी बात कर रही है। तो कांग्रेस अगर लोगों को बरगलाने में अगर कामयाब होगी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत कुछ देखा है।